स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो हम आज 10वें चैप्टर पे आ चुके हैं और हमने एक महीने में बहुत अच्छा सिलेबस कवर अप कर लिया। तो आज हम 10वें चैप्टर पे हैं और जल्दी हम कवर अप कर लेंगे। बस हमारे पास 4 दिन है और 4 दिन में हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। 5 तारीख तक आपका सिलेबस हम आपके हाथ में पकड़ा देंगे। फिर रहेगा 10% सिलेबस, वो हम जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है वो कराएंगे। तो हमने बहुत जल्दी सिलेबस हमने कवर अप कर लिया। जितने बच्चे पेड वाले उनको पता होगी हम 4 क्लासेस दे रहे हैं उनको, और जिन बच्चों ने हमारा पेड बैच नहीं खरीदा वो पेड बैच जरूर खरीद लें, क्योंकि वहाँ पर हम और एक्स्ट्रा कराते हैं। यहाँ पर 2 क्लासें आपको पब्लिक कर देते हैं और 2 क्लास प्राइवेट, यानी जो बच्चे पेड हैं उनको 4 क्लासें मिल रही होंगी अभी। तो हमारा टॉपिक है जीव एवं और समष्टियाँ। क्या है बेटा? जीव और समष्टियाँ, यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। इसमें से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आज से आप करने सीख जाओगे। जितने क्वेश्चन बनेंगे उन्हें आप आसानी से उन्हें सॉल्व करने लगोगे बेटा, ठीक है। तो चलिए करते हैं बिना विदाउट वेस्ट टाइम क्लास को स्टार्ट। पहले एमसीक्यू देखें। हमने एमसीक्यू हर प्रत्येक चैप्टर के हमने एमसीक्यू लगा लिए, ठीक है। जितने भी चैप्टर थे उनके एमसीक्यू हमने लगा चुके हैं। और चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से। देखो ये चैप्टर कब पूछा गया था क्वेश्चन? 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इस क्वेश्चन को कब? 2018 में और 2019 में और 2019 में, यानी 2 बोर्ड में इसको पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग, यार ये कौन सा होता है लेग्यूम वर्ग? एक फैमिली होती है, मतलब दलहनी फसलें होती हैं। कौन सी दलहनी? जिनमें दालें प्राप्त की जाती हैं उन पौधों की जड़ों में ग्रंथियों से सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध पूछ रहा है इसमें से, ठीक है। यानी जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ें होती हैं, तो उनकी जड़ें गांठें पाई जाती हैं। मान लो ये जड़ें हैं और यहाँ पर क्या पाई जाती है बेटा? गांठें पाई जाती हैं, ठीक है। ये नूडल्स बोलते हैं। तो इनका जो संबंध होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनका वेक्टर क्या कहलाता है, वो इसमें पूछ रहे हैं। तो कौन सा पूछा? देखो कौन कौन से। एक तो राइजोबियम होता है, ठीक, दलहनी फसलों में संबंध जड़ों में पाया जाता है, वो बताना। तो क्या है? दूसरा हमारा एजोटो वेक्टर है और तीसरा हमारा स्यूडोमोनास। और ये सभी राइजोबियम क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। एजोटोबैक्टर क्या है? एक बैक्टीरिया। और स्यूडोमोनास और ये सभी, स्यूडोमोनास का है एक फंगस है, ठीक। तो ये क्या करते हैं? ये सारे क्या करते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये सारे पाए जाते हैं, सारे इसमें आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है और न हानि होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको क्या कहते हैं? ऐसी जाति जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरी जाति को ना तो लाभ हो रहा है और ना तो हानि हो रही है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं सहभोजता। क्या बोलते हैं? सहभोजता। मतलब भैया उससे एक को तो लाभ है और 2 को दूसरी जाति को ना तो लाभ हो तो ना हानि, भैया दुखत रहते इच्छा जो इच्छा सो कर। तो भाई बोलते हैं सहभोगता। क्लियर टू ऑल। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, है ना। तो देखो लाइकेन में फंगस को क्या बोलते हैं? हिंदी में कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक। हमारे प्यारे स्टूडेंट सब जानते होंगे कवक तंतु पोषण प्राप्त करता है। कहाँ से करता है? वायु से नहीं करता है, शैवाल से करता है, मिट्टी के कार्य पदार्थ से, ये इनमें से कोई ना। तो कैसे करता है? नीचे होते हैं हमारे शैवाल, वो फंगस, और ऊपर होते हैं हमारे शैवाल। ऊपर क्या होते हैं? हमारे शैवाल। ये क्या है? हमारे कवक क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सारे जानते होंगे, पेड वाले, हमने सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं? ये क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। कौन? फंगस। तो इसमें से क्या होगा? लाइकेन में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। तो कहां से करते हैं? शैवाल से। कहां से करते हैं? शैवाल से। शैवाल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं?
फॉर्मेशन करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं, यानी फॉर्मेशन यानी फूड का निर्माण करते हैं। और ये कवक क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है, फंगस करता है। बेटा कौन करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है, फंगस करता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है जल परागित पादप का नाम है। जल परागित यानी ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें क्या होता है, जो जल में पाया जाता है और जल के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, यानी परागण होता है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें जल के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन या परागण होता है, उस पौधे का नाम बताइए। मटर में किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, यानी एयर के द्वारा। ठीक है, एयर के द्वारा किसमें होता है, मटर में होता है। नींबू में किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। और जो हाइड्रिल्ला एक प्लांट होता है, एक पादप होता है बेटा, पादप, इसमें किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। यानी इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, इसीलिए इसे जल परागित पादप कहते हैं। जल परागत पौधे कहते हैं। गुड, करेक्ट आंसर कौन सा है, पहला। इसमें दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थली पौधे का नहीं है। इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो किसका नहीं, मरुस्थली पौधे का नहीं है। पहला, इसमें पत्ती पर मोटी उपत्वचा होती है। बिल्कुल होगी, अगर मरुस्थली पौधा होगा तो लीफ कैसी होगी, बेटा, लीफ कैसी होगी, मोटी त्वचा होगी उसकी। कैसी होगी, मोटी त्वचा होगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होंगे। रंध्र माने स्टोमेटा, कैसे होंगे, स्टोमेटा कैसे होंगे, मोटे मोटे होंगे। कैसे होंगे, स्टोमेटा मोटे मोटे होंगे, ऊपर कम नीचे को ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होंगे, व्यवस्थित होते हैं। पत्तियों का आकार तना करने लगता है। और क्या करने लगता है, ये जो मरुस्थली पौधे होते हैं, पत्तियां काय में कन्वर्ट हो जाती हैं, नीडल में या कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो हमारी इसकी क्या होती है, इसकी क्या होता है, तना किसका काम करता है, पत्ती का काम करता है। किसका, पत्ती का कार्य करता है। कौन करता है, तना। और पत्ती कैसी हो जाती है, पत्ती हो जाती है मोटी, यानी नुकीली हो जाती है। यानी इससे क्या बन जाते हैं, इससे बन जाते हैं कांटे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इसमें आंसर है, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। बिल्कुल नहीं पाए जाते, नीचे की तरफ रंध्र ज्यादा होंगे, ऊपर की तरफ कम होंगे। किसमें, मरुस्थली पौधे में। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी का ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होगा, यानी पानी का वाष्प उत्सर्जन बहुत ही कम होगा। वाष्प उत्सर्जन कैसा होगा, बहुत कम होगा, इसीलिए ये पत्ती कैसी हो जाती है, नुकीली हो जाती है। करेक्ट आंसर है, जिसमें कौन सा लक्षण नहीं है। तो कौन सा लक्षण नहीं है, ये वाला नहीं है, करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतह पर बराबर मात्रा दीजिए, छोड़ो। पारिस्थितिक अनुकूलन पाया जाता है, यानी जब हमारी कोई कंडीशन आती है, यानी हमारे जब ठंड पड़ रही है, अगर ठंड को अडेप्ट करते हैं तो क्या कहलाएगा, गर्मी को अडेप्ट कर रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर वाटर हमारे पास ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, अगर हम वहाँ पर भी सर्वाइव कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें ये चीज़ होती है। ठीक है, परिस्थिति अनुकूलन पाया जाता है। देखो, अगर यानी जो वाटर में रहते प्लांट उन पर, दूसरा मरुस्थल में रहते हैं उन पर, दोनों, तो यानी अनुकूलन तो दोनों पाया जाता है। प्लांट अगर जल में रहने की सहनशीलता प्रदर्शित करता है तो उसमें कौन सा पाया जाएगा, वाटर अनुकूलन पाया जाएगा, और जल में रहता है तो जलोदभिद अनुकूलन पाया जाएगा। तो इसमें आंसर दोनों सही होंगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूछा गया है।
शीत माने साफ, निष्क्रियता या हाइबरनेशन से उपरती या डाइपोज किस प्रकार भिन्न होता है? शीत निष्क्रियता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। क्या होती है ये देखते हैं। शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन क्या होती है मैं आपको बताऊं। ये हाइबरनेशन कैसे जंतुओं में पाई जाती है और ये हाइबरनेशन को कहते क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं। सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं जो जंतु कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये है ऐसे एनिमल्स जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उनमें क्या पाई जाती है? शीत निष्क्रियता पाई जाती है। इंग्लिश में बोले तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन में होता क्या है, जब मान लीजिए ठंड ज़्यादा पड़ती है या गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो क्या करते हैं, मान लो ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो स्नेक है गए हमारे, ये मेढक हो गए, कहाँ चले जाते हैं? वो धरती में चले जाते हैं। और जब तक गर्मी की सीजन नहीं आती तब तक वो निकलते नहीं है। जब ठंडों में देखते हो सांप हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पर क्या होता है? शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन होता है। हाइबरनेशन का मतलब ये है जब बहुत सारी ठंड पड़ रही है और या बहुत सारी गर्मी पड़ रही है तो क्या होते हैं, ये धरतियों में चले जाते हैं और वहीं पर अपना टाइम व्यतीत करते हैं। क्योंकि वहां पर अपना टेम्परेचर कैसा करेंगे? मेंटेन करेंगे। अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे करेंगे? मेंटेन करेंगे। अब मान लीजिए एक किन में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके स्नेक है और एम्फीबियन है और रेप्टाइल। एम्फीबियन का मतलब ये जितने एम्फीबियन में ऐसे एनिमल्स ऐसे जंतु जो थल और जल में रहते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो रेंग के चलते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरीसृप कहते हैं या रेप्टाइल्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो रेंग के चलते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो जल और थल में रहते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। और राइट बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसमें क्या होता है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस क्या करते हैं? विंटर स्लीप करते हैं, यानी जाड़ों में क्या करते हैं? ये वहीं पर रहते हैं, धरती के अंदर रहते हैं, जिससे वे अपने आप को ठंड से बचाते हैं। ठंड से बचाते हैं, क्यों बचाते हैं? क्योंकि इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लड होता है इनका, यानी इन्हें ऐसे जंतु क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लड एनिमल्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अनुसार बदलता रहता है। जैसा मान लो अगर एनवायरनमेंट में अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो इनकी बॉडी में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लो ठंड ज़्यादा हो गई तो इनकी बॉडी में ठंड कैसे हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर अपन तो मैं यानी मनुष्य है तो मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स नहीं होते हैं। अगर मान लो ठंड ज़्यादा हो गई पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, कितना? 37 सेंटीग्रेड ही रहेगा, कभी भी नाप लेना। ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, जो ठंड पड़े या गर्मी पड़े हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड ही रहेगा। पर इनका ऐसा नहीं होता है। किनमें? रेप्टाइल और सरीसृप में। तो इसके लिए वे निवास स्थान जैसे गोए, बिल, गहरी मिट्टी आदि में रहने लगते हैं या चले जाते हैं। यहाँ पर शारीरिक क्रियाएं अत्यधिक मंद हो जाती हैं। कुछ चिड़िया व भालू के द्वारा भी शीत निष्क्रियता संपन्न की जाती है। ठीक है, समझ गए होगे ये चीज। तो हाइबरनेशन का मतलब आपको अच्छी तरीका से समझ में आ चुका होगा। अब क्या है? उपरती किसे बोलते हैं? डाइपोजी में क्या होता है? यदि निलंबित वृद्धि या विकास ठीक का समय है तो प्रतिकूल परिस्थिति में ये झीलों व तालाबों में प्राणी प्लवक के अनेक जातियां उपजातियों में आ जाते हैं, जो निलंबित परिवर्तन की एक अवस्था है। ठीक है, समझिए, मैं आपको समझाऊं। ऐसे एनिमल्स जो इनमें अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यानी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब क्या होते हैं? यानी मान लीजिए प्रतिकूल परिस्थिति में ये वैसे के वैसे डले रहते हैं, या तालाब में तो तालाब में उसी तरीके से डले रहेंगे जब तक इनकी फेवरेबल कंडीशन ना आती, तो उसे बोलते हैं उपरती या डाइपोज बोलते हैं। मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाऊं तो फिर एक बात समझ लीजिए, ऐसे एनिमल्स जो
अनफेवरेबल कंडीशन आने पर, यानी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ये क्या होते हैं, डाइपोज हो जाते हैं, वहीं के वहीं वैसे ही रहते हैं। जैसे डाइपोज मतलब ये नहीं पता चलते मरेंगे कि जिंदा है, वैसे ही उसी स्थिति में रहते हैं। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है यानी अनुकूल परिस्थिति आती है, वैसे ये एक्टिव हो जाते हैं। और राइट, मैं उम्मीद करूंगा समझ चुका होगा। अगर समुद्री मछली को अलवड़ी जल यानी फ्रेश वाटर की जली जीवशाला या एक्वेरियम में रखा जाए तो क्या वह मछली जीवित रह पाएगी? क्यों और क्यों नहीं? अगर रह पाएगी तो क्यों रहेगी, और नहीं रह पाएगी तो क्यों नहीं रहेगी? और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बेटा, इस क्वेश्चन को 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले आप ये समझिएगा, अगर हम समुद्र की मछली को एक्वेरियम यानी फ्रेश वाटर में उसे डाल देंगे, वो मर जाएगी। पहली बात तो क्यों मर जाएगी? क्योंकि समुद्र में क्या पाया जाता है, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, यानी NaCl की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। NaCl की मात्रा कैसी है, वहां पर अधिक है। NaCl की मात्रा कैसी है, वहां पर अधिक है। और हमारे यहाँ पर जो फ्रेश वाटर है उसमें मिनरल की मात्रा ज्यादा होगी। किसकी मात्रा होगी? मिनरल की मात्रा ज्यादा होगी। मिनरल की मात्रा कैसी होगी? अधिक होगी। और समुद्र में किसकी मात्रा ज्यादा होगी? NaCl की। किसकी? NaCl की। यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा कहां पर जाएगी? जो समुद्र में मछली पाई जाती है उनकी। अब मान लीजिए, जब इससे समझाऊं पहले, अगर समुद्री मछली को अलवड़ी फ्रेश वाटर की ओर जली जीवशाला में लाया जाए तो परासड़ी समस्या के कारण जीवित नहीं रह पाएगी। जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि मर जाएगी। उसमें क्या होता है? परासड़ उसमें क्रिया होती है। क्या होती है? परासड़ क्रिया के कारण वो कैसी हो जाएगी? मर जाएगी। क्योंकि उसकी बॉडी में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, और सॉल्ट की मात्रा जैसे ही हमारा नमक आएगा उस मछली के अंदर, कौन सी? समुद्री मछली के अंदर, तो उसकी बॉडी में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी और सॉल्ट की मात्रा कम हो जाएगी। आज जैसे सॉल्ट की मात्रा कम होती है NaCl की, वैसे वो मछली कैसे हो जाएगी? मर जाएगी या डेथ हो जाएगी। ठीक, तेज परासड़ होने के कारण रक्त दाब तथा रक्त आयतन बढ़ जाएगा। ठीक, जिससे मछली की मृत्यु हो जाएगी। समझ चुके होंगे क्वेश्चन को। अब मैं यहाँ तक कराऊंगा, अगले चैप्टर में यहाँ से तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा। और अभी अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करोगे। ये वीडियो बिल्कुल पब्लिक है, फ्री वीडियो है। फ्री वीडियो तो शेयर कर दिया करो, अपना ही भला चाहते हो। मैं प्रत्येक स्टूडेंट का भला चाहता हूँ। हाँ, कुछ मेरा पेड है तो पेड के लिए बात अलग है, तो भैया पेड तो हर चीज़ फ्री में नहीं मिल सकती आपको। अगर जिन बच्चों ने अभी नोट्स नहीं खरीदे हैं वो कृपया करके नोट्स खरीद लें, क्योंकि नोट्स में हर चीज आपको मिलेगी, किस तरीके से क्या लिखना है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन को याद कराना सिखा रहा हूँ। पर आप जो थ्योरी जो लिखनी है ना, वो नोट्स से लिखनी है, यहाँ से नहीं लिखनी। यहाँ तो मैं सिर्फ समझाता हूँ, नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कौन कौन सी भाषा से पूछेगा। ये PPT आपके लिए बनवा रहा हूँ मैं मिलते हूँ अगले वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।